हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 24 अप्रैल 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू करी है? तो राज्य सरकार महाराष्ट्र ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू करी है। किसको सशक्त बनाने के लिए? महिलाओं को। ये आधिकारिक तौर पर जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार ने 21 अप्रैल 2025 को पुणे में लॉन्च किया है। वहाँ पर चयनित मतलब कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके 3 व्हीलर जो ई रिक्शे हैं उनको बांटा गया है। इस योजना का अगर उद्देश्य की बात करें तो महाराष्ट्र के महिला एवं विकास विभाग द्वारा किया जाता है। काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशंस लिमिटेड आधिकारिक भागीदार है इसका। और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की बात करें, ये आपूर्ति करेगा पूना, नासिक, नागपुर, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, अमरावती और छत्रपति संभाजी नगर सहित 8 जिलों में कुल 10,000 ई रिक्शे जो हैं ये दिए जाएंगे। यहाँ पर इस बात करें, इस योजना के तहत 20 से 50 वर्ष की जो आयु की विधवा, तलाकशुदा और या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं होती हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब इन लोग को पहले देखा जाएगा, उसके बाद जो और बचेंगे तो उनको ये ई रिक्शा बांटा जाएगा। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मुंबई और नागपुर इसकी राजधानी है। यहीं पर पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन भिवंडी में किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व में मंजूरी मिल गई है। माइंडफुलनेस इंडिया समिट का आयोजन मुंबई में हुआ था। मुंबई में ही बीजी जिनकंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी जो है पूना कर रहा है। नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन भी पूना राज्य कर रहा है। जैसे कि 2025 का मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? जो है सचिन तेंदुलकर जी को। बुल्स आई गैलेक्सी LEDA लेडा जो इसकी खोज है हाल ही में दूरबीन का उपयोग करके की गई थी। तो ये इसकी खोज जो है हबल स्पेस टेलीस्कोप की खोज की गई थी। किसकी की गई थी? हबल स्पेस टेलीस्कोप है, इसकी खोज की गई थी। बुल्स आई आकाशगंगा जो है जिसका आधिकारिक नाम अगर बताएं तो लेडा 13-13-424 है। इसकी खोज हाल में हबल अंतरिक्ष दूरबीन और VWM केक वेधशाला का उपयोग करके एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने की थी। इस आकाशगंगा में एक अनोखी वलयदार संरचना है जो लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले एक नीली बौनी आकाशगंगा के साथ आमने सामने की टक्कर से कारण बनी थी। टक्कर से गैस की जो लहरें उठी हैं जिससे गोलाकार वलयों के तारे बनने लगे हैं। हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने 8 वलयों का अवलोकन किया है, जबकि हवाई में WM के वेधशाला में 9वें वलय की पुष्टि की गई है। आकाशगंगा के अगर व्यास की बात करें तो इसका जो व्यास है वो है 2,50,000 इसका व्यास है, प्रकाश वर्ष है, जो कि मिल्की वे में से लगभग 5 गुना बड़ा है। और 1,30,000 प्रकाश वर्ष दूर होने के बावजूद भी ये एक पतली गैस का निशान अभी भी बुल्स आई आकाशगंगा को बौनी आकाशगंगा से जोड़ता है। बुल्स आई टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप है जो कि बुल्स आई गैलेक्सी की खोज हाल में इस दूरबीन के द्वारा की गई है। आकाशगंगा की बात करें तो इसे आकाशगंगा में ही जैसे कि बृहस्पति जो 8 ग्रह हमारे भारत के और नवा जो कि एक प्लूटो है जिसको ग्रह की उससे श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। बाढ़ के कारण खबरों में रहा किनशासा शहर किस देश की राजधानी है? तो ये बाढ़ आई थी वहाँ पर, उसकी वजह से मतलब यहाँ पर खबरों में रहा है। तो देश की बात करें तो ये देश है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC। ये एक देश है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है किनशासा। इसी को अप्रैल 2025 में खराब शहरी नियोजन और बाढ़ के पानी के दोहरे स्रोतों के कारण भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा है। यह आपदा स्थानीय वर्षा और कांगो मध्य प्रांत में अपवाह दोनों के कारण हुई है, जिसने एंडिजली और लुकाया जैसी नदियों का उफान पर ला दिया है। ये देश है किसका? दक्षिण अफ्रीकी देश है। दक्षिण अफ्रीकी कौन सा देश है? ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये सूडान, नाइजीरिया जो है अफ्रीकी की बात करें पश्चिमी तट पर स्थित है। यह पश्चिम में बेनिन, पूर्व में चाड और कैमरून और उत्तर में नाइजर से लगा हुआ है। कौन सा देश है? नाइजीरिया देश की बात हो रही है। नाइजीरिया एक विशाल देश है जो गिनी की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करता जो है उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसकी राजधानी की बात करें तो ये खार्तूम इसकी राजधानी है। किसकी? सूडान की। और इसकी मुद्रा सूडानी पाउंड है।
किसकी, सूडान की जो मुद्रा है वो सूडानी पाउंड है। और नाइजीरिया भी है इसका दक्षिण किसका, अफ्रीका देश है। सूडान भी उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है, जो है पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के जंक्शन पर स्थित एक देश है। इसकी जातीय रूप से विविध आबादी पश्चिमी अफ्रीका में सबसे अधिक शहरी है। राजधानी की बात करें तो इसकी याओंडे है, जो देश के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। देश का नाम जो है रियो डॉस कैमोरोस है, झींगा की नदी से लिया गया इसका जो नाम है। यह नाम रियो डी जेनेरियो के दक्षिण में स्थित एक नदी को भी दिया गया था, और जो कि कैमरून क्या है, पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के जंक्शन पर स्थित एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल ने अपना पहला राष्ट्रीय याक जो दिवस है किस दिन मनाया है। नेपाल की बात आ रही है, तो नेपाल है ये जो हमारा भारत का एक पड़ोसी देश है नेपाल, और इसने अपना कौन सा दिवस मनाया, राष्ट्रीय याक दिवस की बात हो रही है। कब मनाया है, तो 20 अप्रैल को मनाया है नेपाल ने अपना राष्ट्रीय याक दिवस। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल में ही है, जो कि राजधानी में ही है। पश्मीना महोत्सव नेपाल में ही मनाया जाता है। 18वां हाथी महोत्सव नेपाल में आयोजित किया गया इस बार। और भारत और जैसे नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो सूर्य किरण एक्सरसाइज की जाती है। नेपाल ने हिमालय क्षेत्र में याक के सांस्कृतिक की बात करें, जो पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व को मान्यता देने के लिए 20 अप्रैल 2025 को अपना पहला राष्ट्रीय याक दिवस मनाया है। मतलब ये पहले से नहीं मनाया जा रहा है, इस बार पहली बार मनाया है। 2025 में पहला राष्ट्रीय याक दिवस कब मनाया है, 20 अप्रैल को मनाया है। और अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र, जो कि इन्होंने याक को सतत विकास एजेंडे में शामिल करने का आह्वान किया है, खासकर हिंदू कुश हिमालय के क्षेत्र में। अब यहाँ पे हम बात करें तो नेपाल में ही क्या है, जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी है दुनिया भर की। कहाँ पर है, ये नेपाल में स्थित है, जो कि नेपाल में ही काठमांडू है। काठमांडू में ही जैसा कि पशुपतिनाथ जो एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ पर स्थित है, नेपाल देश में स्थित। नेपाल का बॉर्डर है जो अपने उत्तराखंड है और किन किन राज्यों से शेयर करता है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से शेयर कर रहा है, उधर हिमाचल प्रदेश से शेयर करता है, और पश्चिम बंगाल से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल देश की बात कर रहे हैं ये, जो कि हमारे भारत से शेयर कर रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, अगर दिवस की बात करें, अप्रैल में जो दिवस मनाए जाते हैं, तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। भारत में 1936 में भाषाई आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य है उत्कल दिवस, और उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। थीम है इसकी एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेडेक्स स्पेड डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किस संगठन द्वारा जो विकसित एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है। ये किसके द्वारा संगठन की बात हो रही है, तो ये संगठन है इसरो, जो हमारे भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान की बात हो रही है संगठन है। इसने क्या किया है, स्पेडेक्स संगठन जो द्वारा, इस संगठन द्वारा इसरो के द्वारा विकसित एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है। मिशन के तहत अपने 2 उपग्रह जो है SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट की दूसरी डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। स्पेडेक्स इसरो का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में निचले की समय छोटे उपग्रहों को डॉक और अनडॉक करने की क्षमता को मान्य करता है। मिशन में 2 उपग्रह को शामिल इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, जिनमें से प्रत्येक का वजन जो है लगभग 220 किलोग्राम था, जिन्हें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 से द्वारा और 460 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में लॉन्च किया गया था। स्पेडेक्स जो है वो प्राथमिक उद्देश्य अंतरिक्ष यान मिलन, डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता को विकसित करना इसका मेन मकसद है इसरो की। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये बेंगलुरु में है कर्नाटक के। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। चंद्रयान 1 की बात करें तो 2008 में लॉन्च किया था इसरो ने। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 जो कि 2023 में लॉन्च किया है इसरो ने। चंद्रयान 4 लॉन्च कर रहा है 2027 में, और चंद्रयान 5 लॉन्च करेगा 2028 में। इसने मंजूरी दे दी है, चंद्रयान 4 और 5 को मिल गई है यहाँ पर। अब अगर हम इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो पहले 11वें नंबर के 10वें नंबर के हैं एस सोमनाथ थे, अब 11वें नंबर के बन गए हैं वी नारायण इसरो के अध्यक्ष। यहाँ पे हम बात करें तो इसरो और नासा ने मिल करके एक निसार मिशन के लॉन्च करने की बात कही है। कब कह रहे हैं, जून 2025 में। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC। पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है,
तो पर्यावरण 2025 का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में, भारत की राजधानी में। यहीं पर आदि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में ही। यहीं पर जनजाति महोत्सव जो कि किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयोजित किया है। यहीं पर विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन किया है किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 2025 की बात हो रही है। ESIC का 74वां स्थापना दिवस भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यहीं पर राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2 फरवरी को हुआ था। 1 अप्रैल 2025 से 15 साल के जितने भी पुराने वाहन होंगे उनको क्या नहीं दिया जाएगा? ईंधन नहीं दिया जाएगा। कहाँ पर? ये बात हो रही है नई दिल्ली की, भारत की राजधानी। 7वीं बार एशिया का जो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। नई दिल्ली में ही कलम और कवच 2.0 रक्षा साहित्य महोत्सव की आयोजन किया गया है। यहीं पर विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली की बात करी जा रही है। नई दिल्ली के अब WHD 2025 जो है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, जो कि कौन कर रहे हैं? भूपेंद्र यादव। ये भी नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली में ही जो C.IIT दिल्ली के साथ में हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ में? IIT दिल्ली के साथ में C. ने किए हैं। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, स्थापना एक तरीके से कहें तो ये दूसरी दिल्ली मेट्रो जो भारत की है। और पहली की बात करें तो पहली कौन है? पहले नंबर पर है जो कि 1984 में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में स्थापित की गई थी पहली। E. श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 मार्च 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय सम्मेलन 30 मार्च 2025 को समाप्त होगा। यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन की अगर बात करें तो पर्यावरण कानूनों और उनके कार्यान्वयन पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देना है, जागरूकता बढ़ाना और स्थायी पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। किसका? नई दिल्ली में जो पर्यावरण 2025। नई दिल्ली में ही अयोध्या पर्व की आयोजन किया गया है 2025 में। अब अयोध्या पर्व में क्या है? कन्फ्यूजन भी हो सकता है लोगों को कि ये तो यूपी में अयोध्या है, तो अयोध्या आयोजन भी कहाँ पर हुआ होगा? दिल्ली, यूपी में ही। लेकिन अयोध्या पर्व है जो वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ना कि कहाँ पर? यूपी में नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले का आहार के 39वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में हुआ है। भारतीय रेलवे और DMRC ने ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहीं पर विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन आयोजन नई दिल्ली में होगा। वैश्विक खुफिया एवं सुरक्षा प्रमुखों का 4था सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा। 10वां रायसीना डायलॉग की बात करें तो इसका सम्मेलन भी 2025 में नई दिल्ली में हो रहा है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। स्काई ट्रैक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन चुका है। कौन? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जो कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्काई ट्रैक्स के अकॉर्डिंग। 2025 का आयोजन भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आदि महोत्सव जो कि नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ है। अब यहीं पे बात करें तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर वैश्विक प्रौद्योगिकी जैसे हो गया 2025 म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा जो है 2025 में म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है। क्या नाम है? ऑपरेशन ब्रह्मा है जो म्यांमार के लिए शुरू किया गया है। भूकंप के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, भूकंप के लिए। अब म्यांमार जो है भारत का एक पड़ोसी देश है। भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए ब्रह्मा जो ऑपरेशन है ये शुरू किया था। यूनाइटेड स्टेट्स जो जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार अगर बात करें तो 28 मार्च 2025 को म्यांमार जो है 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था यहाँ पर, जिसमें कम से कम 1000 लोग मारे गए हैं, जबकि 10,000 से ज़्यादा लोग तो यहाँ पर मारे जाने की आशंका में हैं। पड़ोसी पहल की बात करें तो नीति और मानवीय सहायता और आपदा राहत ढांचे के तहत भारत ने उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से भारतीय वायुसेना के 2 C-130 जो जे विमान भेजे हैं। भारतीय नौसेना ने 50 टन राहत सामग्री ले जाने वाले 4 जहाज तैयार किए हैं। किसके लिए? राहत सामग्री, मतलब वहाँ के खाने पीने की जो भी सुविधा हो सके, थोड़ी बहुत जो भी हेल्प हो सकती है भारत देश से, वो वहाँ पे करेंगे। भारत म्यांमार की सरकार के जरिए सहायता प्रयासों की बात करें तो इसका समन्वय कर रहा है, क्योंकि कई प्रभावित क्षेत्र जातीय सशस्त्र संगठनों के नियंत्रण में हैं। मैत्री की अगर बात करें तो 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन मैत्री के तहत वहाँ के बचाव कार्य में सहयोग दिया था।
ऑपरेशन सद्भाव की बात करें तो ये वियतनाम के लिए है। किसके लिए है? वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्कारबोरो सोल जो है, जो समाचारों में था, ये किस समुद्र में स्थित है? क्या है ये? स्कारबोरो सोल है, ये समाचारों में था, तो किसके लिए है, किस समुद्र में स्थित है? तो ये है दक्षिण चीन सागर में स्थित है, स्कारबोरो सोल है। चीन ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो सोल के पास संप्रभुता का दावा करने के लिए 2 लंबी दूरी के H-6 बम वर्षक तैनात किए हैं। स्कारबोरो सोल जो है, जिसे स्कारबोरो रीफ भी कहा जाता है, ये पूर्वी दक्षिण चीन सागर में एक करोड़ एटोल है। यह फिलीपींस के लुजोन से 220 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा एटोल है वो उच्च ज्वार के समय यह एटोल डूब जाता है। समुद्र तल से ऊपर केवल कुछ चट्टानें दिखाई देती हैं। अब हम चीन की अगर बात करें तो चीन जो है वैश्विक घरेलू उड़ान भर के रैंकिंग में टॉप पर है। चीन ने अमेरिका देश पर टैरिफ लगाया है। अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ में जवाब में चीन ने कोयला और एलएनजी वस्तुओं पर शुल्क लगाया है। मोजी नाम का दुनिया का जो पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो लॉन्च किया है चीन ने। अगर शहर की बात करें तो एशिया के अरबपतियों की राजधानी में से बना है कौन शंघाई शहर बन चुका है? ये सबसे फर्स्ट पे है। ऑपरेशन शैडो प्ले चीन देश से संबंधित है। यह नया चंद्र अभियान जो है चांग 7 घोषणा की है किसने? चीन ने। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का कहा जाता है, जो कहाँ पर है? ये चाइन में है, मतलब चीन में है। अप्रैल 2025 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद किस देश ने 7 दुर्लभ मृदा तत्वों को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये चीन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो 7 दुर्लभ मृदा तत्व हैं इन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश कर रहा है? छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के मेजबान की बात हो रही है, तो ये कर रहा है कौन? थाईलैंड देश कर रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री जो छठे बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए 3 से 4 अप्रैल 2025 तक की बैंकॉक थाईलैंड का दौरा करेंगे, क्योंकि बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। वह थाईलैंड के प्रधानमंत्री के नाम साथ भी चर्चा करेंगे। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय जो है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला है। नवंबर 2019 में उन्होंने थाईलैंड में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की बात करें तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। भारत और थाईलैंड के मजबूत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध साझा करते हैं। बिम्स्टेक जो है तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है और क्षेत्रीय प्रगति को बढ़ावा भी देता है। अगर बिम्स्टेक के सदस्यों की बात करें तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार। ये किसके पड़ोसी देश हैं? जैसे कि भारत के हमारे पड़ोसी देश हैं, और ये सब किस में शामिल हैं? बिम्स्टेक में शामिल हैं। भारत के पड़ोसी देश की बात करें, ये पाकिस्तान इसमें लेकिन नहीं शामिल है। भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका, म्यांमार है। लेकिन अगर बात करें तो किसकी? ये अफगानिस्तान और जैसा कि हमारा पाकिस्तान, ये दोनों इसमें नहीं शामिल हैं बिम्स्टेक में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो कि कहाँ पर हुआ? थाईलैंड में। बिम्स्टेक की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 6 जून को 1997 को हुई थी। उस समय इसे बिम्स्टेक कहा जाता है। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका और थाईलैंड इसमें ऐड थे। बाद में 2004 में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के रूप में जाना जाने लगा इसको। और जैसा कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो कि कौन कर रहा है? थाईलैंड में आयोजित किया गया था। थाईलैंड ने इसे सम्मेलन की मेजबानी की और 2004 में पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी की थी। किसने की थी? पहला शिखर सम्मेलन किसने मेजबान किया था? यही थाईलैंड ने ही मेजबानी की थी इसकी। म्यांमार जो कि इस बिम्स्टेक का ही सम्मेलन में एक भाग मतलब देश है। भारत भी है, बांग्लादेश और थाईलैंड, चारों ही इसके बिम्स्टेक के देश हैं। म्यांमार की बात करें तो इसे पहले वर्मा के नाम से भी जाना जाता था। हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी लॉन्च करी है? तो परमाणु ऊर्जा संचालित की बात हो रही है, तो पनडुब्बी लॉन्च कर दी है ये रूस देश ने। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मरमस्म के प्रोजेक्ट 885 एम यासेन क्लास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी पर्म को लॉन्च किया है। पर्म यासेन की बात करें तो एम क्लास प्रोजेक्ट 885 एम की चौथी पीढ़ी की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी है। उराल्स में पर्म शहर के नाम पर यह यासेन एम श्रृंखला का छठा पोत है। यह आधिकारिक तौर पर मानक विशेषता के रूप में 3M22 जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से सुसज्जित पहली ऐसी रूसी परमाणु पनडुब्बी है। पर्म के 2026 में रूसी नौसेना ने शामिल होने की उम्मीद है।
अगर भारत और रूस की बात करें संबंधों की, तो भारत और रूस के बीच में एक्सरसाइज होती है कौन सी, IND-25, जो कि इस बार 2025 में चेन्नई पर हुई है, चेन्नई तट पर हुई है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। यहाँ के व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं, और भारत और रूस के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। यहाँ पे बात करें तो रूस और जो यूक्रेन है ये अभी तक लड़ ही रहे थे, क्यों, युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन तुर्की ने क्या किया कि इनको बुलाया कि हमारे यहाँ आके बैठ के समझौता कर लो। कौन देश कह रहा था, तुर्की में समझौते की बात कही जा रही थी कि ये दोनों अब समझौता कर लेंगे। रूस और कौन, यूक्रेन देश, ये दोनों यूरोप के देश है। रूस की अगर बात करें तो यूरोप का सबसे बड़ा देश है, जो एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का सबसे बड़ा देश है ये यूरोप का। चीन जो है वो किसका देश है, ये एशिया का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य सरकार ने सरकारी दस्तावेजों तक आसान पहुँच के लिए AI संचालित चैटबॉट स्थायी सारथी ऐप लॉन्च किया है। तो हरियाणा राज्य सरकार ने सरकारी दस्तावेज तक आसान पहुंच करने के लिए AI संचालित जो चैटबॉट सारथी ऐप लॉन्च कर दिया है। किसने, हरियाणा सरकार की बात हो रही है। हरियाणा की राजधानी क्या है, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। किसकी राजधानी है, हरियाणा की। अब यहाँ पे बात करें और नेक्स्ट हम अपने बात करें कि हरियाणा में ही जैसा कि कुरुक्षेत्र है, यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया है। कहाँ पर, हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा में हुआ है। गवाह संरक्षण योजना कहाँ पर बनाई गई, शुरू की गई है, ये हरियाणा में आयोजित की गई है। हरियाणा की बात, हरियाणा के CM हैं कौन, नायब सिंह सैनी यहाँ के अभी वर्तमान में CM है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे डिजिटल गवर्नेंस प्रयासों के हिस्से के रूप में पेश किया है। चैटबॉट जो 73,622 स्कैन किए गए PDF पृष्ठों के फैले 17,820 से अधिक आधिकारिक दस्तावेजों को तुरंत पहुंच प्रदान करता है। क्या पहुंच प्रदान करता है। AI संचालित जो खोज का उपयोग है करके सरकारी आदेशों, अधिनियम और नीतियों और परिपत्रों को पुनः प्राप्त करता है। सारथी जो है मैनुअल खोजों को समाप्त करता है, किसको, मैनुअल खोजों को, जिससे दक्षता और पारदर्शिता में सुधार आता है। सुविधाओं में 24/7 उपलब्धता है, मतलब ये पूरे हफ्ते 25/4 मतलब होता है 24/7, मतलब रातों दिन इसकी उपलब्धता रहेगी। अनुकूल इंटरफेस और तत्काल दस्तावेज पुनर्प्राप्ति शामिल है इसमें। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प के मेला होगा, कहाँ पर आयोजित किया गया है, वो फरीदाबाद में आयोजित किया गया है, हरियाणा में ही। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत भूमि अधिनियम में संशोधन किया है। कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एक मुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ जो है वो नायब सिंह सैनी जी ने किया है। मारी लाडो रेडियो कार्यक्रम शुरू किया है, किसने, हरियाणा सरकार ने। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित हुआ है, ये हरियाणा सरकार में। और ये दीनबंधु छोटू थर्मल पावर प्लांट तो स्थापित हुआ है, लेकिन ये है कौन जो इनके नाम पर रखा गया है, तो दीनबंधु छोटू राम जी हैं। ये जो है स्वतंत्रता सेनानी हैं, कौन है, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका योगदान रहा है। अगर बात करें हरियाणा में ही चौथे नंबर का जो पंचकुला हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था, कहाँ पर, हरियाणा में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है। हरियाणा जो है अपना बॉर्डर किन किन राज्यों से शेयर कर रहा है, ये है उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, और किससे शेयर कर रहा है, यहाँ पंजाब से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इधर बात करें तो हिमाचल प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिससे किसे, नई दिल्ली से अपना बॉर्डर शेयर करता है हरियाणा। जो है बसाई वेटलैंड झील है यहीं पर। बड़खल झील हरियाणा में ही है। सूरजकुंड झील की बात करें तो वो हरियाणा में है। ब्रह्म सरोवर दमदमा झील है और सोना झील है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। कलेसर नेशनल पार्क है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जिले 22 हैं। विधानसभा में 90 सीटें और लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। सांग, फाग, खोरिया और डप यहाँ के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स गाइजा जो है किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या है ये, ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स है, GAIA। क्या है इसका नाम, शॉर्ट फॉर्म में GAIA, जो किस संगठन द्वारा, यूरोप के संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। मार्च 2025 की बात करें 27 को गया अंतरिक्ष वेधशाला को बंद कर दिया गया है। इसे 2013 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया था। गया का उद्देश्य आकाशगंगा का सबसे सटीक 3D मानचित्र बनाना था। मूल रूप से इसका नाम जो है ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर
एस्ट्रोफिजिक्स है रखा गया था, जिसे बाद में सरलीकृत करके तैयार कर दिया गया है। इसे लैंग्वेज पॉइंट 2 L2 पर रखा गया है, जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, ताकि बिना किसी बाधा के इसका जो दृश्य है वो देखा जा सके। यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी की बात हो रही है। जासा जो है वो जापान की स्पेस एजेंसी है। चाइना की स्पेस एजेंसी है CNSA, चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। और जैसा कि भारत की है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कि इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। ये सब अलग अलग। और नासा की बात करें तो नासा जो है किसकी स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका की अगर बात करें तो ये WHO से बाहर होने वाला पहला देश बन चुका है, और दूसरा देश बन गया है अर्जेंटीना। पेरिस जलवायु समझौते से भी कौन बाहर हुआ है? ये अमेरिका देश। पेरिस जलवायु समझौते की शुरुआत कब से हुई थी? ये 2015 से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लुईस ग्लेशियर जो है, जो अपनी तेजी से पिघलने के कारण खबरों में था, यह किस पर्वत पर स्थित है? तो लुईस ग्लेशियर जो है माउंट केनिया, जलवायु परिवर्तन के कारण अफ्रीका के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत जो माउंट केनिया की बात करें, इस पर ग्लेशियर जो है तेजी से पिघल रहे हैं। लुईस ग्लेशियर जो कभी बर्फ का एक बड़ा पिंड था, अब बहुत सिकुड़ गया है और 2030 तक ये गायब भी हो सकता है। लुईस ग्लेशियर माउंट केनिया पर स्थित है। माउंट केनिया जो है एक विलुप्त स्ट्रैटोवोल्केनो है और किलिमंजारो के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ग्लेशियर का पीछे हटना अफ्रीका की ऊंचाई पर स्थित बर्फ पर ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर प्रभाव को दर्शाता है। अब जैसा कि गर्मी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, गर्मी बढ़ेगी तो नॉर्मल सी बात है बर्फ पिघलती है, और माउंट केनिया में ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अफ्रीका का जो ऊंचा पर्वत है माउंट केनिया, ये ग्लेशियर है, अब ये पिघल रहा है धीरे धीरे, और कहा जा रहा है कि 2030 तक ये गायब भी हो सकता है, मतलब पिघल जाएगा पूरा, तो खत्म हो जाएगा। और जैसे कि अफ्रीका की द्वीप की बात करें तो अफ्रीका द्वीप में तीनों रेखाएं पड़ती हैं। कौन सी? कर्क, भूमध्य और ये कर्क मकर, तीनों रेखाएं किस पर पड़ती हैं? एकमात्र द्वीप है जो दक्षिण अफ्रीका है, इस पर तीनों रेखाएं पड़ती है। और जैसा सभी को पता है जो भूमध्य रेखा होती है वो सबसे ज़्यादा गर्मी देती है, और भूमध्य रेखा पर ही पड़ता है कौन सा देश है? ये द्वीप पड़ता है अफ्रीका। तो माउंट केनिया जो है वो धीरे धीरे पिघल रहा है। लुईस ग्लेशियर जो अपनी तेज़ी से पिघलने के कारण खबरों में था, और ये पर्वत कौन सा है? माउंट केनिया पर स्थित था, अब ये गायब भी हो सकता है 2030 तक। अब बात करें तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सागर माता के नाम से। अगर बात करें तो माउंट एल्ब्रस किसको कहते हैं? यह माउंट एल्ब्रस जो है रूस के काकेशस पर्वत में स्थित है। कहाँ पर? रूस है, रूस के काकेशस पर्वत में, जो दक्षिणी रूस में जॉर्जिया की जो सीमा के पास है। यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। कौन है? माउंट एल्ब्रस है। और जैसा कि माउंट एवरेस्ट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ये है हमारे इंडिया, मतलब एशिया की अगर बात करें, जो कि दुनिया में सबसे ऊंची है, लेकिन अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी है और दुनिया में भी है, एशिया की भी कहेंगे ही। एल्ब्रस जो है ये रूस की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? एल्ब्रस जो है, माउंट एल्ब्रस है, ये यूरोप की। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण के कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हो रही है, पैरा गेम्स है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अलग है, पैरा गेम्स अलग है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है 2025 के दूसरे संस्करण की बात हो रही है, तो इसका जो कौन सा राज्य है पदक तालिका में टॉप पर रहा है? तो हरियाणा राज्य है, ये टॉप पर रहा है खेलो इंडिया में 2025 में। दूसरा संस्करण 27 मार्च को 2025 को संपन्न हुआ था खेलो इंडिया पैरा गेम्स, मतलब इसका अभी दूसरा ही हुआ है, 2 ही बार हुआ है। हरियाणा जो है टोटल 34 मतलब 34 स्वर्ण पदक के साथ में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु ने 28 स्वर्ण पदकों के साथ में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है, जबकि उत्तर प्रदेश 23 स्वर्ण पदकों के साथ में तीसरे स्थान पर है। दिल्ली में 3 स्थानों पर 6 खेलों में लगभग 1300 एथलीटों ने भाग लिया है। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम की बात करें तो जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है और करनी सिंह शूटिंग रेंज में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। खेलों में उल्लेखनीय धीरज, लचीलापन और चुनौतियों पर काबू पाने की भावना का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर कहाँ? जो कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात हो रही है, ये हरियाणा खेल की बात है। हरियाणा में वसई वेटलैंड झील है, बड़खल झील है, सूरजकुंड झील है, दमदमा झील है, सोना झील है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कलेसर नेशनल पार्क है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सांग फाग खोरिया डफ लोकनृत्य कहाँ के? हरियाणा के। नया सिंह सैनी यहाँ के CM है।
बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। कहाँ के? ये हरियाणा के। 22 जिले हैं, 90 विधानसभा में, लोकसभा में 10 सीटें और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। हरियाणा राज्य की बात कर रहे हैं। हरियाणा में ही जैसा कि अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया है। NAMIS नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये है नेमिस नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम की अगर बात करें तो ये किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने नेमिस नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और हल्के वाहनों के लिए 2500 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेमिस नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDO द्वारा विकसित किया गया था, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का एक हिस्सा है। DRDO की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी को 1958 को हुई थी। 1958 को ही नासा की स्थापना की गई थी। और नासा का जैसा कि हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर है? ये है वाशिंगटन DC में। और भारत की जैसे ये है DRDO का हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। और इस बार 1 जनवरी 2025 को इस बार 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किसका? DRDO का स्थापना दिवस मनाया गया है। यहीं पर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL द्वारा निर्मित है। BMP-2 जो है चेसिस पर लगे नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का ट्रैक किया गया संस्करण है। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल जो है ये इमेजिंग इंफ्रारेड IIR सीकर का उपयोग करके लक्ष्यों पर लॉक हो जाती है। HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो ये BEL ये भी एक कंपनी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात करें तो ये इसरो का जो है, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, हेडक्वार्टर है कहाँ पर? बेंगलोर में स्थापित है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें। अब HAL BEL ये है क्या? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो ये BEL जो है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न कंपनी है। कौन सी है? नवरत्न कंपनी है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए ये अत्याधुनिक जो नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद होते हैं उनकी प्रणालियों का निर्माण करती है। कौन करती है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात हो रही है। ये तीनों सेनाओं के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद होते हैं उनका उत्पादन करती है, मतलब उनका निर्माण करती है BEL जो है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो ये सरकार के महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। नवरत्न कौन सी है? BEL है। HAL जो है वो महारत्न कंपनी है, इसको दर्जा मिला है। यह सम्मान HAL के बढ़ते कद और इसकी प्रभावशाली वित्तीय परफॉर्मेंस का प्रतीक है। कंपनी ने इस बड़ी खबर को अपने X हैंडल पर सार्वजनिक तरीके से उद्यम विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की पोस्ट पर स्पोर्ट करते हुए साझा किया है। किसने? ये बात हो रही है HAL की। देश की अगर बात करें मिली जो 14 महारत्न कंपनियां हैं और महारत्न में जैसा कि HAL भी है। कौन है? महारत्न में। और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। नवरत्न कंपनी अलग है और महारत्न अलग होती है। नवरत्न कंपनी उनसे नीचे होती हैं और महारत्न कंपनी जो एक मतलब कि महा है तो महा लगा है तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं। रानी और महारानी में कितना डिफरेंस होता है कि रानी नॉर्मल में आ जाता है, महारानी उससे ज़्यादा ऊपर है। तो इसी तरह ये नवरत्न नीचे है और महारत्न कंपनी जो ज़्यादा ऊपर की मायने जाती है, हाई लेवल की होती हैं कंपनियाँ। HAL का पूरा नाम जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। किस मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण DCS प्रणाली शुरू करी है? तो कृषि और किसान मंत्रालय ने शुरू करी है। कौन सी प्रणाली? डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली है। DCS की शुरुआत करी है कृषि और किसान मंत्रालय। कृषि और किसान मंत्रालय की अगर बात करें तो वर्तमान में मंत्री कौन है कृषि और किसान के? तो ये है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि पहले कौन थे? ये थे यहाँ के कहाँ के? मध्य प्रदेश के CM थे। किसके? मध्य प्रदेश के CM थे शिवराज सिंह चौहान। अब वर्तमान में ये है हमारे कृषि मंत्री। इन्होंने डिजिटल फसल सर्वेक्षण की बात करें, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से वास्तविक समय में फसल डेटा जो है एकत्रित करने के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण DCS प्रणाली शुरू करी है। यह बेहतर उत्पादन अनुमान के लिए सटीक अद्यतित और फसल की क्षेत्र विवरण प्रदान करता है। एग्रीटेक को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत विकसित किया गया था, जो किसानों के डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। किसानों का डेटा जो है केवल सहमति में से एकत्रित किया जाता है और एनक्रिप्शन API और टोकन आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके सुरक्षित रूप से साझा किया जाता है।
अब हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण अगर और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बात करें तो इस टाइम वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। अगर हरित क्रांति के जनक की बात करें, जैसे कृषि से रिलेटेड है, तो हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन जी ने अब क्या मिल चुका है? भारत रत्न मिल चुका है। ये भारत रत्न प्राप्त करता है, हरित क्रांति के जनक हैं स्वामीनाथन की बात करें। ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन्होंने नेक्स्ट पहल योजना शुरू करी है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी कौन कर रहा है मध्य प्रदेश में? हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8वें नंबर की है इस बार। अभी मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव जी। मंगू छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। हाल ही में खबरों में रहा है GSAT-18 है, ये किस प्रकार का एक उपग्रह है? तो GSAT-18 की बात करते तो ये संचार उपग्रह है जो लोक लेखा समिति PAC ने 2027 तक 6 ट्रांसपोंडरों के कम उपयोग के कारण GSAT-18 की आर्थिक कार्यवाहता चिंता जताई है। समिति ने सिफारिश की है कि अंतरिक्ष विभाग जो है सार्वजनिक धन का उपयोग करके उपग्रह परियोजनाओं में अधिक वित्तीय विवेक का प्रयोग करें। निष्क्रिय ट्रांसपोंडरों के कारण ₹117 करोड़ का राजस्व घाटा दर्ज किया गया है। GSAT की बात करें जो 18 एक संचार उपग्रह है जिसे इसरो ने 5 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया था। कब लिया था? 2016 को लॉन्च किया था। इसे 3404 किलोग्राम भार के साथ फ्रेंच गुयाना के कोरो से एरियन 231 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। उपग्रह का जो मिशन है वो जीवन है 15 साल 2032 तक है। कब तक है? 2032 तक की बात हो रही है। और इसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में इंजेक्ट किया गया था। कहाँ पर किया गया था? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में इंजेक्ट किया गया था। ये जो खबरों में रहा है GSAT-18 ये एक प्रकार का उपग्रह है। अभी बात करें तो हमारी भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो ने 100 उपग्रह लॉन्च कर दिए हैं। 100वां नंबर का जो उपग्रह है अपना ये लॉन्च कर दिया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की अगर बात करें, अनुसंधान संगठन भारतीय अंतरिक्ष की, तो इसने विभिन्न उद्देश्य से कई उपग्रहों को प्रक्षेपण किया है। इसमें संचार, पृथ्वी अवलोकन और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे मिशन भी शामिल हैं। इसरो ने आर्यभट्ट से लेकर के चंद्रयान और मंगलयान तक कई महत्वपूर्ण मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसरो ने संचार उपग्रह की बात करें जो इनसैट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो IRS और नेविगेशन उपग्रह नेविक भी प्रक्षेपित किए हैं। इसरो ने किए हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जो 1975 में किया गया था? यह है 1975 में आर्यभट्ट था जो सोवियत संघ की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो VL है SRSM है, ये किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है किसके द्वारा? DRDO के द्वारा, रक्षा अनुसंधान के द्वारा किया गया है, विकसित किया गया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अब इसमें हम बात करें तो भारत ने उड़ीसा के तट से वर्टिकल लॉन्चेड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया है। VL जो है SRSAM स्वदेशी रूप से विकसित है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया गया था। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल है जो समुद्र में स्थित लक्ष्यों सहित हवाई खतरों को बेअसर करती है। शुरुआत में 40 किलोमीटर की रेंज के साथ भारतीय सेना ने इसके लिए डिजाइन की गई है। यह मिसाइल जो है अब 80 किलोमीटर तक के लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना ने मतलब इंडियन एयरफोर्स के लिए कभी भी विकसित किया जा रहा है ताकि हवाई ठिकानों की सुरक्षा की जा सके। अगर उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। उड़ीसा में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव मनाया गया है। यहीं पर जस्टिस हरीश टंडन को उड़ीसा राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आगामी 97 नंबर की सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कौन कर रहा है? उड़ीसा करेगा। कालीघाट स्काई वॉच का उद्घाटन किसने किया है? ममता बनर्जी जी ने किया गया। कहाँ पर किया है? पश्चिम बंगाल में किया है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहीं पर कौन सा मंदिर है? ये लिंगराज मंदिर है और यहीं पर जगन्नाथ मंदिर भी है जो कि पुरी में स्थित है। कोणार्क मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की यहाँ के CM है मोहन चरण मांझी जो कि उड़ीसा के। अगर उड़ीसा के बॉर्डर की बात करें तो किन किन राज्यों से शेयर करता है? पश्चिम बंगाल से,
झारखंड से, और ये शेयर कर रहा है जैसा कि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से, और ये किसे तेलंगाना राज्य से भी शेयर करता है। टोटल 5 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है उड़ीसा। अब उड़ीसा जो कि अपना बॉर्डर शेयर करता है, उड़ीसा और बिहार और ये जो पश्चिम बंगाल है, जैसा कि झारखंड की भी उसी में, ये सब चारों पहले पश्चिम बंगाल में ही थे। ये पहले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश भी एक था।